आज हमारी चर्चा का विषय है दक्षिण कोसल के कलचुरी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके प्रथम भाग में आज हम सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि कि हैहय वंश का प्रारंभिक इतिहास किस प्रकार का था। इसके बाद हम देखेंगे कलचुरियों का परिचय, किस प्रकार से इनके शासन का प्रारंभ होता है, प्रारंभिक रूप में किस प्रकार से कलचुरियों का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात त्रिपुरी के कलचुरियों की प्रारंभिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से त्रिपुरी के कलचुरियों के शासन का प्रारंभ होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके पश्चात दक्षिण कोसल पर, जो कि वस्तुतः हमारा छत्तीसगढ़ था, उसमें प्रारंभिक रूप से अधिकार करने के किस प्रकार से प्रयास हुए, उसमें कितनी सफलता या असफलता उनको प्राप्त हुई, किस प्रकार से दक्षिण कोसल राज्य पर प्रारंभिक रूप से इनका अधिकार हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और इसके पश्चात दक्षिण कोसल के कलचुरी शासकों के कार्यों, उनके विजयों, उनकी उपलब्धियों और उनके पतन तक हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दक्षिण कोसल के कलचुरी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भाग 1 में। सबसे पहले पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। रतनपुर के हैहय वंशी राजाओं द्वारा लिखवाए गए इतिहास के अनुसार ब्रह्मा के अत्रि और उसके पुत्र सोम हुए, जिनसे सोमवंशी उत्पन्न हुए। इस वंश में एल नामक राजा हुआ, जिसके वंशज ययाति, यदु और कुरु थे। यदु का पुत्र हैहय था, जिसने अपना राज्य नर्मदा तट पर माहिष्मति में स्थापित किया। कुछ ग्रंथों में हैहय के चौथी पीढ़ी में उत्पन्न राजा माहिष्मान ने इसे बसाया था, ऐसा उल्लेख है। यहीं से हैहय वंश का उत्थान शुरू हुआ था। डॉक्टर विवेक दत्त झा के अनुसार कलचुरी वंश की 4 शाखाओं माहिष्मति, त्रिपुरी, सरयू पार और रतनपुर में सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा त्रिपुरी की थी। इस शाखा के शासकों ने दीर्घकाल तक उत्तर भारत की राजनीति में अपना महत्व बनाए रखा। कलचुरी वंश का प्रथम ज्ञात शासक जिसकी जानकारी हमें प्राप्त है वह कृष्णराज था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में माहिष्मति का राजा था। इसने 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक राज्य किया था। ये इनका प्रारंभिक परिचय हुआ। अब कलचुरियों का परिचय, हैहय वंश के पश्चात कलचुरियों का, उन्हीं के वंशज थे। कलचुरियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं हुआ है। राजशेखर के बाल रामायण में लिखा है, माहिष्मति कलचुरैः कुल राजधानीम। कलचुरी अपने को हैहय सहस्त्रार्जुन कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे। इस काल में अपने को किसी पौराणिक राजवंश से जोड़ने की परंपरा थी। क्षत्रियों में ये विशेषकर परंपरा देखने को मिलती है, जिसके तहत सूर्यवंश, चंद्रवंश, पांडवों से या भगवान कृष्ण या भगवान राम से अपना वंश जोड़ने की प्रथा थी। इसी परंपरा के अनुसार रतनपुर के हैहय वंशियों ने अपने को सूर्यवंश, सूर्यपुत्र मनु वैश्वत से अपना वंश जोड़ा था। त्रैकुटकों के शिलालेखों में सर्वप्रथम कलचुरियों का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। कृष्णराज को इस शिलालेख में पूर्वापर समुद्रांतादिदेश स्वामी कहा गया है। कुछ प्राचीन शिलालेखों में इन्हें कट्टचुरी कहा गया है। वातापी चालुक्य जो थे, उनके शिलालेखों में इन्हें कालशूरी कहा गया है। कलच्युति या कालचुर्य आदि नामों का भी प्रयोग इनके लिए देखने को मिलता है कई स्थलों पर। भंडारकर ने इन्हें विदेशी मूल का स्वीकार किया, किंतु अधिकांश इतिहासकार इन्हें स्वदेशी स्वीकार करते हैं, बाहर से आया हुआ, विदेशों से आया हुआ स्वीकार नहीं करते। अब हम देख लेते हैं त्रिपुरी के कलचुरियों की स्थिति। कृष्णराज के पश्चात शंकरगण और बुद्धराज ने माहिष्मति पर राज्य किया। बुद्धराज चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय से पराजित हुआ। 7वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरी वंश में रामराज देव का नाम उल्लिखित होता है। चेदी देश के राजा या चेदी नृपति इन्हें कहा गया। कोक्कल 850 से 890 ईस्वी सन। कोक्कल प्रथम का उल्लेख
अनेक युद्धों के विजेता के रूप में हुआ है। वह उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में राज्य विस्तार करने में सफल रहा था। अब हम देखेंगे दक्षिण कोसल पर प्रारंभिक अधिकार किस प्रकार से इन कलचुरियों ने प्राप्त किया था या प्रयास किया था। 9वीं शताब्दी के अंतिम काल में कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय ने कौशल नरेश से पाली का क्षेत्र, जो बिलासपुर के पास स्थित है, जीता। शंकरगण द्वितीय को मुग्ध तुंग भी कहा जाता है। अपने छोटे भ्राता को इस प्रदेश का शासन सौंपकर शंकरगण वापस चला गया। इस क्षेत्र में इनकी राजधानी तुम्माण थी, जो तुमान के नाम से भी जाना जाता है, तुम्माण थी। 950 ईस्वी के लगभग उड़ीसा सुवर्णपुर के सोमवंशी राजा ने कलचुरियों की इस शाखा को तुम्माण से खदेड़ दिया, पराजित किया। इस तरह प्रारंभिक प्रयास जो हुआ था स्थापना का, स्थापित हुआ था, वह चला गया। कलचुरी नरेश युवराज देव तथा उसके पुत्र लक्ष्मण द्वितीय ने 950 से 970 ईस्वी के मध्य दक्षिण कोसल पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को परास्त किया, परंतु इस संबंध में विस्तृत विवरण, स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है। अब हम देखेंगे दक्षिण कोसल के कलचुरी नरेश, इनका क्रम देखेंगे। कलिंगराज सबसे पहले 1000 सन से 1020 त्रिपुरी के कोक्कल देव द्वितीय के पौत्र नाती कलिंगराज ने दक्षिण कोसल को जीता, तुम्माण नगर में ही अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार दक्षिण कोसल में कलचुरी राज्य स्थापित हुआ, जो 1000 सन से स्पष्ट रूप से इसकी स्थापना की तिथि कही जा सकती है। दूसरे राजा थे कमलराज, 1020 से 1045 ईस्वी तक। कमलराज का शासन 1020 से 1045 तक रहा। उसके राज्यकाल में त्रिपुरी नरेश गांगेय देव ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। इस समय कमलराज ने उसकी भरपूर मदद की। इस युद्ध के समय साहिल नामक एक योद्धा तुम्माण में ही रुक गया। इस योद्धा ने आगे चलकर अनेक युद्धों में कमलराज की मदद की। इसके पुत्र और पौत्रों ने भी आगे चलकर कलचुरी वंश के शासकों को दक्षिण कोसल राज्य में मदद की थी, युद्ध में सहायता की थी। तीसरे शासक थे रत्नदेव प्रथम, 1045 से 1065 ईस्वी सन तक इनका शासनकाल रहा था। इन्हें रत्नराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने कोमोमंडल के अधिपति वजु वर्मा की पुत्री नोनल्ला देवी से विवाह किया। इसने मणिपुर नामक एक प्राचीन गांव को नगर के रूप में परिवर्तित किया और उसका नाम रतनपुर नाम दिया और अपनी राजधानी बनाया। रतनपुर तुम्माण से 72 किलोमीटर दूर स्थित था। इसके द्वारा यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी खूब ख्याति फैली। इस काल में रतनपुर चतुर्युगपुरी कहलाने लगा। ऐसी मान्यता थी कि सतयुग में रतनपुर मणिपुर था, त्रेता में माणिकपुर हुआ, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी इनकी मान्यता थी। जनश्रुतियों के अनुसार ये बातें कही जाती हैं। इसके बाद शासक हुए पृथ्वीदेव प्रथम, 1065 से 1090 तक इनका काल रहा था। अभिलेखों में इसे महामंडलेश्वर एवं समगाधिगत शेषपंच महाशब्द कहा गया है। इनके द्वारा तुम्माण के बंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका अर्थ होता है 4 खंभों वाला मंडप, इसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया और इस अवसर पर एक गांव दान में दिया गया। इनके द्वारा तुम्माण में पृथ्वी देवेश्वर नामक शिव मंदिर और एक विशाल झील का निर्माण कराया गया। पृथ्वीदेव की रानी राजल्ला थी। उनके 2 मंत्रियों विग्रहराज और शोढ़देव का भी उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। इस वंश के 5वें शासक थे और सुप्रसिद्ध शासक थे जाजल्ल देव प्रथम, 1090 से 1120 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। श्याम कुमार पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ के कलचुरी उनका यह सर्व शक्तिशाली शासक था। इसने त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त होकर त्रिचुरी के जो कलपुरी थे त्रिपुरी के, उनसे इन्होंने संबंध विच्छेद किया होकर
अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। यद्यपि त्रिपुरी राजघराने से उनके संबंध मधुर रहे, किंतु एक तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में जाजल्लदेव प्रथम ने ही यहाँ पर शासन शुरू किया था। इसके द्वारा बैरागढ़, लांजी, भंडारा, तलहारी मंडल को जीता गया। उसने दंडकपुर, बंगाल, आंध्र और खिमड़ी, गंजाम को भी जीता। उसके द्वारा छिंदक नागवंश के चक्रकोट के राजा सोमेश्वर पर आक्रमण किया गया तथा राजा, रानी और मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि इनकी माता के आदेश पर इन्होंने छोड़ दिया था। सुवर्णपुर को भी इनके द्वारा जीता गया तथा उत्कल देश के राजा को पद से हटा दिया गया। जाजल्लदेव की शक्ति से प्रभावित होकर कन्नौज के गढ़वाल, जेजाभुक्ति के चंदेल और त्रिपुरी नरेश यशःकर्ण भी इनके साथ मैत्री संबंध रखना चाहते थे। इनके द्वारा स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार किया गया तथा अपने नाम के सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए। जाजल्लदेव ने अपने नाम पर जाजल्लपुर नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से विख्यात है या जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा कराया गया। जांजगीर का विष्णु मंदिर भी इनके कार्यकाल में बना। जाजल्लदेव की रानी का नाम लाछल्ला देवी था। इनके गुरु रुद्र शिव और संध्य विग्रहीक विग्रहराज, मंत्री पुरुषोत्तम आदि के नाम प्राप्त होते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जाजल्लदेव मकरध्वज जोगी के साथ तीर्थाटन करने को निकले थे और उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद इस वंश के छठे शासक स्वीकार किए जाते हैं रत्नदेव द्वितीय। कार्यकाल था 1120 से 1135 तक। जाजल्लदेव के पुत्र रत्नदेव द्वितीय ने कलिंग देश के राजा नृपति अनंतवर्मन चोड़गंग, जो कि शक्तिशाली राजा था, उससे युद्ध में उसे पराजित किया तथा त्रिकलंगाधिपति की उपाधि इसने स्वयं धारण की। त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण ने रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण किया, किंतु रत्नदेव द्वितीय ने उसे भी परास्त कर दिया। इसकी जानकारी सामंत वल्लभराज के अकलतरा नाम के स्थान पर जो अभिलेख प्राप्त होता है, उससे ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनके द्वारा विद्वानों, कलाकारों को आश्रय दिया गया, इसलिए यह विख्यात था। देश के अनेक क्षेत्रों से विद्वान इसके दरबार में आने लगे, संगीतकार, कलाकार इसके दरबारी होने लगे। सातवां शासक था इस वंश का पृथ्वी देव द्वितीय। 1135 से 1160 या 1135 से 1160 ईस्वी तक कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वी देव द्वितीय के ही प्राप्त हुए हैं। कोटागढ़, राजिम, कोनी बिलासपुर के पास, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, घोटिया, पारागांव आदि अनेक स्थलों पर 14 स्थानों पर अभिलेख, ताम्रपत्र और शिलालेख इस शासक के प्राप्त हुए। इसके काल में इसका राज्य अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक विस्तृत था। इनके एक सेनापति जिनका नाम जगपाल था, इसने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जगपाल ने सरह, रागढ़ एवं मचका, सिहावा के किले जीत लिए थे। इनके द्वारा भ्रमर वद्र अथवा चक्रकोट, कांतार और कुसुमभोग, कांदा डोंगर और काकरय अथवा कांकेर, वर्तमान नाम कांकेर के नाम से जाना जाता है, को जीतकर पृथ्वी देव द्वितीय ने राज्य का विस्तार किया था। पृथ्वी देव द्वितीय के द्वारा चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया। उसके द्वारा सामंत ब्रह्मदेव की सहायता से कलिंग पर आक्रमण किया। ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग क्षेत्र, जो उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ पर आक्रमण किया गया। कलिंग के शासक जटेश्वर मधु कामर्णव को परास्त कर बंदी बनाया गया। खरौद अभिलेख से इस जानकारी की पुष्टि होती है। उसके द्वारा सोने व
व तांबे के सिक्के चलाए गए तथा चांदी के छोटे आकार के सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए, जिससे इसके काल की समृद्धि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके काल में सामंत वल्लभराज के द्वारा एक झील का निर्माण भी कराया गया था। इसकी भी जानकारी अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। 8वां शासक इस वंश का, कलचुरी वंश का, जाजल्ल देव द्वितीय। इसका काल था 1168 ईस्वी सन से 1178 ईस्वी सन तक। इसका काल संघर्षपूर्ण था, 11 वर्षीय कार्यकाल था, लेकिन ज़बरदस्त कार्य इसने संपादित किए। त्रिपुरी के शासक ने इसके काल में आक्रमण किया। जय सिंह देव के साथ शिवरी नारायण के निकट भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में यह सफल रहा अपने देश की रक्षा करने में। जय सिंह देव को इसने पराजित किया। ज्येष्ठ भ्राता कहा जाता है कि पहले से इनके खिलाफ युद्धरत थे, क्योंकि ये स्वयं ज्येष्ठ भ्राता नहीं था, किंतु किस प्रकार शासक बना इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इनके खिलाफ ये संघर्ष कर रहे थे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनके ज्येष्ठ भ्राता ने ही इनको शासक बनने की अनुमति दी थी और स्वयं पूर्वी तट पर रक्षा के लिए विद्यमान थे। उसके युद्ध में अपने क्षेत्र की रक्षा करने में यह सफल रहा। उल्हण देव की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में इनके तरफ से। उनकी 3 रानियां थीं जो सती हो गई थीं। उसके पुत्र आमण देव को स्वयं राजा ने इनको पुत्र तुल्य दर्जा दिया, अपने पुत्र के समान इसको पाला। एक शिलालेख में इसे तुम्मानाधिपति कहा गया है। इनके काल में एक ब्राह्मण ने मल्हार में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसके द्वारा अनेक मंदिरों, सरोवरों आदि का निर्माण भी किया गया। इस तरह से जन कल्याणकारी कार्य भी इन्होंने संपादित किए और 11 वर्ष तक राज्य की रक्षा और प्रगति के पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात रत्नदेव तृतीय शासक हुआ 1180 से 1195 ईस्वी तक। जाजल्ल देव की मृत्यु के पश्चात अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। ज्येष्ठ भ्राता जगदेव रतनपुर में उपस्थित हुआ। शांति व्यवस्था की उसके द्वारा स्थापना की गई, लेकिन स्वयं यह राजा नहीं बना, बल्कि जगदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रत्नदेव तृतीय को राजा बनाया। इस काल में अकाल पड़ा, राजकोष खाली था, हाथियों से युक्त जो सेना, मजबूत सेना थी, वह कमज़ोर हो गई थी। इस काल में एक ब्राह्मण मंत्री गंगाधर ने, जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। गंगाधर के द्वारा खरौत के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया। उसकी मदद से स्थिति को नियंत्रित करने में यह सफल हुआ। इस तरह से ये प्रमुख 9 शासक थे इस वंश से संबंधित, कलचुरी वंश से दक्षिण कोसल में। इसके बाद परवर्ती कलचुरी शासक, बाद के कलचुरी शासक, इसमें 10वां शासक था प्रताप मल्ल। 1195 से 1235 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह रत्नदेव तृतीय का उत्तराधिकारी था। उसके काल के 3 अभिलेख पेंड्रावध, कोनारी व पवनी के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसके बाद के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम कायस्थ तथा पंडित शिवदत्त राय शास्त्री गौराहा ने है वंशियों पर प्रकाश डाला है। बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल के पश्चात निम्नांकित शासक हुए थे। उनमें थे जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम साय तथा बाहर साय अंतिम शासक। बाहर साय का शिलालेख 1570 ईस्वी का प्राप्त होता है। बाहर साय का राज्यकाल 1583 ईस्वी तक था। इसके बाद ये जो वंश है ये 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। एक शाखा रायपुर शाखा के नाम से जाना गया और दूसरी शाखा, पुरानी जो शाखा थी, रतनपुर शाखा। इस शाखा के 2 शिलालेख रायपुर शाखा के प्राप्त होते हैं, 1402
और 1413 इनमें उत्कीर्ण हैं। इनके अनुसार 4 कलचुरी नरेशों के नाम प्राप्त होते हैं। पहला लक्ष्मीदेव, दूसरा सिंघण, तीसरा रामचंद्र और चौथा ब्रह्मदेव। तो रायपुर शाखा के 4 इस वंश के नरेशों का, राजाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। रतनपुर शाखा, इस शाखा के अंतर्गत कल्याण साय गद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी तक का है। प्रारंभिक 8 वर्ष तक कल्याण साय मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहे। यहाँ इन्हें रतनपुर का जमींदार बताया गया था। 8 साल के पश्चात मुगल सम्राट के द्वारा इन्हें खिलत प्रदान किया गया और मुक्त किया गया। इसके बाद ये पुनः अपने राज्य में पधारे और लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। कल्याण साय के पश्चात लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय, तखत सिंह, राज सिंह आदि शासक हुए। रेवाराम बाबू ने राज सिंह को एक प्रतापी शासक स्वीकार किया जो दान पुण्य देने के काम में बहुत आगे थे। राज सिंह की प्रेरणा से ही रतनपुर के प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। राज सिंह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। राज सिंह के पश्चात सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे। इस समय तक रतनपुर राज्य कमज़ोर हो चुका था। 1740 ईस्वी के अंतिम चरण में नागपुर के भोसला राज्य के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह की स्थिति ठीक नहीं थी, वह कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। इस समय वह बड़ी दयनीय स्थिति में था और इस प्रकार नागपुर राज्य के द्वारा रतनपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया गया और इस प्रकार कलचुरी वंश का अंत हुआ। वीडियो के दूसरे भाग में हम इस काल की राजनीतिक दशा और प्रशासनिक स्थिति के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।